परियों की नेल पॉलिश की नदी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम था अमीषा। अमीषा की एक बेटी थी जिसका नाम टीना था और एक बेटा था जिसका नाम राजू था। अमीषा की बेटी टीना की उम्र 17 साल की थी और वो ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी और राजू की उम्र 7 साल थी। वो पढ़ रहा था। अमीषा के पति की 2 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। अमीषा मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी और उन्हें भविष्य के लिए कामयाब कर रही थी। इसी तरह अमीषा मेहनत करके अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी। अमीषा हर मुमकिन कोशिश करती कि अपने बच्चों को हर खुशी दे सके और इस तरह वो सब बहुत हंसी खुशी रहते थे। एक दिन अमीषा का बेटा राजू अपनी माँ से कहता है, मम्मी मम्मी, मेरी ड्रेस बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है। सब बच्चे मेरी ड्रेस का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। मुझे नई ड्रेस दिला दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे बेटे, मैं तुम्हें न्यू ड्रेस जरूर लाकर दूंगी। बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, महीने का लास्ट होने वाला है। उसके बाद मैं तुम्हें नई ड्रेस भी दिला दूंगी और जूता भी। और टीना, तुम बताओ, तुम्हारा ब्यूटिशियन का कोर्स कैसा जा रहा है? कितना सीख लिया तुमने? मम्मी, मेरा ब्यूटिशियन का कोर्स कंप्लीट होने वाला है। देख लेना, जब मैं ये कोर्स सीख लूंगी तो मैं अपना पार्लर खोलूंगी और हमारे घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे। आपको इस तरह दर बदर की ठोकरें भी नहीं खानी पड़ेंगी। बस कुछ दिन और। अरे वाह टीना बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। राजू बेटा, अब तुम स्कूल जाओ और टीना बेटा तुम पार्लर जाओ। मैं भी काम पर जाती हूँ और आज मैं तुम लोगों के लिए जलेबी लेकर आऊंगी क्योंकि तुम लोगों को पसंद है ना। इस तरह अमीषा टीना को पार्लर भेज देती है और राजू को स्कूल भेज देती है। उसके बाद वो सारा दिन काम करती है और शाम में वापसी पर वो टीना और राजू के लिए जलेबियां खरीद लाती है और घर आने लगती है। मगर रास्ते में एक बहुत ही तेज रफ्तार कार आती है और वो अमीषा को टक्कर मार कर चली जाती है। आसपास के लोग अमीषा को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। जब इस बात की खबर टीना और राजू को पता लगती है तो दोनों भाई बहनों के पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है और वो दौड़े दौड़े हॉस्पिटल जाते हैं। तभी डॉक्टर टीना से कहती है, देखो बेटा, तुम्हारी माँ का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। उनका बचना बहुत ही मुश्किल है। वो अपने दोनों बच्चों से मिलना चाहती हैं। जाओ और तुम दोनों दूर से ही उनसे मिल लेना, ठीक है? जाओ और खुद को संभालो। अब जो होना था वो हो गया है। होने को कौन टाल सकता है? डॉक्टर की ये बातें सुनकर दोनों भाई बहन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वो अपनी माँ से मिलने जाते हैं। तभी अमीषा अपने दोनों बच्चों से कहती है, टीना, राजू, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। मुझे तुम्हारे पिताजी के पास जाना होगा। मैं भी तुम्हारे पिताजी की तरह तुम दोनों को अकेला छोड़कर जा रही हूँ। शायद किस्मत में यही लिखा था। टीना, मेरी प्यारी बिटिया, मेरे जाने के बाद अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे दिलों में। मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों को ऐसे छोड़कर जा रही हूँ। नहीं नहीं माँ, आपको कुछ नहीं होगा। आप हमें नहीं छोड़कर जा सकती। अगर आप हमें छोड़कर चली जाएंगी तो हम दोनों भाई बहन कहाँ रहेंगे? हम आपके बिना जिंदगी कैसे रहेगा? हमारा पालन पोषण कौन करेगा? राजू को तो आपके बिना नींद भी नहीं आती। कृपया करके हम पर थोड़ा रहम करो और हमें छोड़कर मत जाओ। हम आपके बिना नहीं रह सकते आपके बिना। टीना इस तरह रो रो कर अपनी माँ से बातें कर रही थी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमीषा अपने दोनों बच्चों को छोड़कर जा चुकी थी। दोनों भाई बहन का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो रहा था। टीना अपने छोटे भाई को संभालती है और उसे दिलासा देती है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके घर आ जाती है और वो अपने छोटे भाई को लोरी गाकर सुला देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। घर में कोई कमाने वाला नहीं था, इसीलिए घर में जो भी जमा पूंजी थी, जो भी राशन था, वो सब खत्म हो जाता है। तभी राजू अपनी बहन से कहता है, दीदी, घर का गुजारा करने के लिए अब आपको काम करना पड़ेगा।
दीदी, आप माँ से कह रही थी ना कि ब्यूटिशियन का कोर्स करने के बाद आप अपना पार्लर खोलेंगी, तो आप अपना गांव के अंदर पार्लर खोल लीजिए, जिसकी वजह से हम दोनों बहन भाई का पालन पोषण अच्छी तरह हो जाएगा। राजू, मेरे प्यारे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी यही सोच रही हूँ, मगर पार्लर खोलने के लिए पैसों की जरूरत होती है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है जो हमें पैसे उधार दे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दीदी, मैंने सुना है गांव के जमींदार सूद पर पैसे देते हैं। आप घर के कागज उसके पास गिरवी रखवा दो और उससे कर्जा ले लो और अपना पार्लर खोल लो। वाह, क्या बात है मेरे भाई, तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तुम बिल्कुल ही ठीक कह रहे हो। मैं घर के कागज गिरवी रखकर कर्ज लेकर आती हूँ ताकि पार्लर खोल सकूं। उसके बाद टीना अपने घर के कागज ढूंढकर जमींदार के पास जाती है और उससे कर्जा लेकर वो कागज गिरवी रखवा देती है। उसके बाद टीना गांव में ही एक पार्लर खोल लेती है। टीना ने बहुत अच्छा ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रखा था और वो बहुत ही ज्यादा मन लगाकर मेहनत से काम किया करती थी। जो भी कस्टमर उसके पास आता वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर जाता था। अरे वाह टीना बेटी, तुमने तो मेरी बेटी के अंदर चार चांद ही लगा दिया। ये कितनी सुंदर लग रही है। सच में टीना बेटा, तुम बहुत अच्छा मेकअप करती हो। आज के बाद मैं तुमसे ही अपना मेकअप करवाऊंगी और कस्टमर को भी तुम्हारे ही बारे में बताया करूंगी। बस ऐसे ही मेहनत से काम करती रहना। टीना अपने काम की तारीफ सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर कस्टमर उससे खुश है तो उसका पार्लर बहुत ही जल्दी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। और ऐसा ही होता है। धीरे धीरे टीना के पास आने वाले कस्टमर बढ़ जाते हैं। सिर्फ टीना के काम की वजह से अब उन दोनों भाई बहनों के भी हालात बदल जाते हैं और अब वो पहले से बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब वो दोनों अच्छा खाना खाते थे, अच्छे कपड़े पहनते। मगर बेचारी टीना को क्या पता था कि उसके पार्लर पर क्या मुसीबत आने वाली है, क्योंकि उसी गांव में एक सोफिया नाम की लड़की भी पार्लर चलाया करती थी और टीना की वजह से उसके पास कस्टमर्स आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। एक दिन सोफिया टीना के पास आती है और उससे कहती है, देख टीना की बच्ची, मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं शॉर्टकट में तुझे समझाती हूँ। जितनी जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर यहाँ से 9-11 हो जा। तेरी वजह से मेरे पास आने वाले सारे कस्टमर बंद हो चुके हैं और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसलिए अपना पार्लर बंद कर। नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोफिया दीदी, ये आप क्या कह रही है? मैं अपना पार्लर क्यों बंद करूं? मैंने आपके कस्टमर को नहीं छीना है, बल्कि उन्हें मेरा मेकअप, मेरा काम पसंद आ रहा है, इसलिए वो मेरे पास आ रहे हैं। आप भी अच्छा काम कर लीजिए तो कस्टमर आपके पास आ जाएंगे। अच्छा काम नहीं कर रही होंगी इसलिए कस्टमर आपके पास से मेरे पास चले आ रहे हैं। तू तो अनाथ लड़की, ऐसे नहीं मानेगी। तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। तुझे ये गलती महंगी पड़ेगी। तू सोच भी नहीं सकती कि मैं तुझे कहां से कहां पहुंचा दूंगी। शाम में टीना अपने छोटे भाई राजू के लिए गुलाब जामुन लेकर जाती है और कहती है, राजू मेरा भाई, मेरा पार्लर बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है। कस्टमर दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही कस्टमर आते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम अमीर हो जाएंगे। काश अम्मी भी साथ होती, वो कितना खुश होती कि उनकी बेटी कितना ज्यादा आगे बढ़ गई है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लेकर आई हूँ। लो, मुंह मीठा करो। हाँ दीदी, अगर आज मम्मी जिंदा होती तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती। आपने मेरा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दिया। न्यू ड्रेस, न्यू जूते, अच्छा खाना, सब कुछ आपकी मेहनत की वजह से हो रहा है दीदी। मम्मी के जाने के बाद आपने मुझे बहुत अच्छे से संभाला था। आपने मम्मी के जाने के बाद मुझे बिल्कुल मम्मी की तरह पाला है और आप दुनिया की बेस्ट दीदी हैं। उसके बाद दोनों भाई बहन बहुत ही ज्यादा खुश थे। उनकी आंखों में अपनी माँ को लेकर नमी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सोफिया टीना को बर्बाद करने का प्लान बना चुकी थी और एक रात मौका देखकर वो टीना का पार्लर जला देती है। अगले दिन जब सोफिया अपने पार्लर को देखती है
तो उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है जब वो अपने पार्लर को यूं जलता देखती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो गया? अनर्थ हो गया। मेरा पार्लर तो पूरी तरह जल गया। पार्लर खोलने के लिए मैंने अपने घर की कागज गिरवी रखे। पार्लर से होने वाली कमाई से ही मैं अपना और अपने राजू का पालन पोषण कर रही थी। ये जलकर राख हो गया। क्या हो गया? ना घर रहा ना पार्लर। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। ये सब कुछ कैसे हो गया? किसकी नजर लग गई? तभी वहाँ सोफिया आती है और कहती है, देखा टीना, मैंने कहा था ना मुझसे पंगा मत लेना, मगर तूने मेरी एक नहीं सुनी। अगर तू मेरी मानकर अपना पार्लर बंद करके यहाँ से चली जाती तो मैं तुझे ऐसा बर्बाद ना करती। बहुत आसमान में उड़ रही थी ना, काश मैंने तुझे आसमान से जमीन पर ला पटक दिया। अब मेरे साथ कंपटीशन करने वाला कोई भी नहीं। अब मेरे पास कस्टमर की लाइन लग जाएगी और तू पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। सोफिया की ये सारी बातें सुनकर टीना उसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो जानती थी कि वो गरीब थी, वो कुछ भी कर ले मगर सोफिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बेचारी टीना रोते हुए अपने घर आ रही थी कि तभी वो देखती है एक जख्मी हिरन रास्ते में पड़ा हुआ है। उसे बहुत बुरा लगता है तो वो उस हिरन की सेवा करती है, उसके जख्मों पर जड़ी बूटियां लगाती है, उसे पानी पिलाती है। फिर जब वो हिरन ठीक हो जाता है तो वो टीना से कहता है, टीना तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मेरे अंदर से कितनी ज्यादा बदबू आ रही थी, मक्खियां भिन भिन आ रही थी, कोई मेरे पास आना पसंद नहीं कर रहा था, मगर तुम मेरे पास आई और मेरी मदद की, मेरे जख्मों पर जड़ी बूटियां लगाई और मैं तुम्हारी वजह से ठीक भी हुआ हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। यहाँ से दूर जंगल में परियों की जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी है। तुम वहां चली जाओ, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। टीना को हिरन की कोई भी बात समझ नहीं आती, मगर फिर भी वो हिरन के कहने पर वहां चली जाती है। जैसे जैसे हिरन ने बताया था टीना वैसे ही जाती है। तो जो वो देखती है वो नजारा बहुत अलग था। छोटी छोटी परियां बगीचे के अंदर खेल रही थी और वहां दो नदियां बह रही थी। एक तरफ थी सोने की नेल पॉलिश की नदी और दूसरी तरफ चांदी की नेल पॉलिश। ये अद्भुत नजारा देखकर टीना चौंक जाती है कि तभी वहां पर परी आती है और वो टीना से कहती है, आओ आओ, तुम्हारा हमारी परी लोक की जादुई सोने और चांदी की नदी के शहर में स्वागत है। हम बहुत समय से किसी लड़की का इंतजार कर रहे थे। अच्छा हुआ कि तुम खुद ही यहाँ आ गई। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर तुम परियों की जादुई सोने की नेल पॉलिश को अपने हाथों पर लगाओगी तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा धन दौलत मिल जाएगा, और अगर तुम परियों की जादुई चांदी की नेल पॉलिश को अपने हाथों पर लगाओगी तो हम एक ऐसे शहर में चले जाएंगे जहाँ के लोगों को मदद की जरूरत है। हम वहाँ नहीं जा सकते, मगर हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। अब तुम्हारे हाथ में है, तुम लोगों की मदद करना चाहती हो या धन दौलत लेकर तुम अपनी जिंदगी ऐशो आराम के साथ जीना चाहती हो। परी जी, मैं धन दौलत की लालच नहीं करूंगी। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि धन दौलत से लालच होता है, जाकर दूसरों की मदद करने से पुण्य मिलता है। इसलिए मैं आपकी जादुई चांदी की नेल पॉलिश लगाकर लोगों की मदद करना चाहती हूँ और पुण्य कमाना चाहती हूँ। टीना जैसे ही वो नेल पॉलिश लगाती है तो उसके आगे धन दौलत की बारिश होने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा चमचमाती चांदी की ड्रेस पहन लेती है और वो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। तभी परी टीना को कहती है, टीना, ये सब कुछ तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से हुआ है। अगर तुम्हारे अंदर लालच होता, खोट होता, तो ये सब तुम्हें नहीं मिलता। मगर तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे अंदर लालच नहीं है, ना ही किसी तरह का खोट है। इसलिए आज से ये जादुई चांदी की नेल पॉलिश तुम्हारी है। इसलिए अब तुम इसकी मदद से एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर सकती हो।
परी की ये सब बातें सुनकर टीना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो परियों की जादुई चांदी की नेल पॉलिश लेकर घर आ जाती है और उस धन दौलत से एक बहुत ही अच्छा और बड़ा पार्लर खोल लेती है। अब टीना के पास पहले से भी ज्यादा कस्टमर आने लगते हैं और वो अब पहले से भी बहुत ज्यादा अमीर और मशहूर हो जाती है। ये देखकर सोफिया गुस्से से तिलमिलाती है और सोचती है, मैंने उस गरीब अनाथ को बर्बाद करने का मौका नहीं छोड़ा, उसका पार्लर जला दिया, मगर फिर भी उसकी किस्मत देखो कितनी अच्छी है। उसके पास दूर दूर से कस्टमर आते हैं। उसने पहले से भी ज्यादा बड़ा पार्लर खोल लिया, उसका इतना ज्यादा नाम हो रहा है, मगर मेरा नाम भी सोफिया है। मैं उसे दोबारा से बर्बाद कर दूंगी, मैं फिर से उसका पार्लर जला दूंगी। ऐसा सोचकर सोफिया एक दिन टीना के पार्लर जाती है और उसके पार्लर को जलाने की कोशिश करने लगती है। वो जैसे ही टीना के पार्लर को जलाने लगती है कि तभी वहाँ पर जादुई चांदी की नेल पॉलिश प्रकट होती है और वो सोफिया की बहुत ही ज्यादा पिटाई करती है, मार मार कर उसका भरता बना देती है। सोफिया जोर जोर से चिल्लाती है, हाय रे, मैं मर गई, कोई है, मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ, मैं फिर कभी टीना के पार्लर की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखूंगी, कोई तो बचाओ, मुझे माफ कर दो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे माफ कर दो, अरे कोई तो बचाओ। इस तरह सोफिया रोती रहती है मगर जादुई चांदी की नेल पॉलिश उसका पीछा नहीं छोड़ती और दूसरी तरफ टीना बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रही होती है। वो अपने भाई का भी बहुत ख्याल रखती है। टीना अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद किया करती थी। सब उससे बहुत खुश थे